नमस्कार दोस्तों। मैं फिर लाई हूँ एक नई कहानी जिसका शीर्षक है किला। आइए सुनते हैं। इस नए शहर में हरीश के पिता का ट्रांसफ़र हुआ तो हरीश थोड़ा निराश सा हो गया था। वो इंदौर जैसे बड़े शहर में पला बड़ा था। इस कस्बे नुमा सबलगढ़ जैसे शहर का तो उसने नाम तक नहीं सुना था। शुरू शुरू में उसका मन यहाँ बिल्कुल नहीं लगता था, मगर धीरे धीरे उसे यहाँ का स्वच्छ प्रदूषण रहित वातावरण अच्छा लगने लगा। वो आसपास घूमने जाने लगा। जहाँ वो रहता था वहाँ उसकी ही उम्र का नंदू भी रहता था। नंदू, जिसका पूरा नाम तो नंदलाल था, मगर सभी उसे नंदू ही कहा करते थे। हरीश को इस उम्र में एडवेंचर का शौक था और नंदू भी वैसा ही शौक रखता था। दोनों शीघ्र ही पक्के दोस्त बन गए और वे अपनी अपनी छोटी मोटी एडवेंचर की कहानियाँ एक दूसरे को सुनाते रहते थे। शाम को कॉलोनी के पार्क में दोनों मिलते और एक दूसरे के अनुभव सुनते थे। उन्हें पता नहीं था कि कब से एक बुजुर्ग सज्जन उनकी बातों में रस लेने लगे थे और उनके उन छोटे छोटे एडवेंचर का किस्सा छुपकर सुनते रहते थे। दोनों दोस्त किसी बड़े एडवेंचर की तलाश में थे और अक्सर बातें करते थे कि यार, अगर पुराने ज़माने की तरह यहाँ भी कोई रहस्यमय किला होता तो हम दोनों उसके रहस्य का पर्दाफाश करके प्रसिद्ध हो सकते थे। उनकी उम्र में ऐसी कल्पना स्वाभाविक थी। वे बुजुर्ग सज्जन उनकी बातों का आनंद उठाते थे। वो बुजुर्ग खुद भी एडवेंचर के शौकीन थे और खुद को शर्लॉक होम्स से कम नहीं समझते थे, क्योंकि अपने समय में उन्हें भी ऐसे ही शौक हुआ करते थे। मगर एक बार गृहस्थी की गाड़ी में सवार होने के बाद तो सारे शौक इतिहास ही बन जाया करते हैं। सो उनकी भी गति वही हुई थी। मगर अब रिटायर लाइफ में एक बार फिर उनके शौक जाग रहे थे। एक दिन उन्होंने सोचा इन बच्चों को इस शहर के पुराने किले के बारे में बताया जाए, और बस ये सोचकर वे उस दिन उसके सामने पहुंच गए। उन्होंने अपना परिचय दिया कि वे रिटायर्ड डीएसपी हैं और उसी कॉलोनी में रहते हैं। उन्होंने बच्चों को बताया कि वे उनके एडवेंचर के शौक से परिचित हैं और उन्हें एक जगह का पता बता सकते हैं जहां जाकर वे किसी बड़े रहस्य की खोज कर सकते हैं। दोनों दोस्त उनसे मिलकर बहुत खुश हुए और उन्हें सारा किस्सा सुनाने का अनुरोध करने लगे। उस दिन शाम उतर आई थी, सो उन्होंने उनसे घर जाने को कहा और वादा किया कि अगले रविवार को वे जल्दी आकर उन्हें सारा किस्सा सुनाएंगे। हरीश और नंदू के लिए ये 7 दिन काटना असंभव हो उठा था। वे हर रोज़ इतवार आने का इंतज़ार कर रहे थे। आखिर इतवार आया। दोनों मिलकर पार्क में आए। उन अंकल का इंतज़ार करने लगे। थोड़ी देर में वे गेट से अंदर आते दिखे। उन्होंने हाथ में एक बड़ा सा पैकेट उठा रखा था। दोनों दोस्तों की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। वे इनके पास पहुंचे और बेंच पर बैठ गए। उन्होंने कहना शुरू कहने से पहले उस पैकेट को खोला और उसमें से एक एल्बम निकाला। एल्बम पुराना सा था। उन्होंने उसकी ओर उसे बढ़ाकर कहा, इसमें उस किले की तस्वीरें हैं जो मैंने आज से लगभग 20 साल पहले खींची थी, जब मैं वहाँ गया था। हरीश ने लपक कर एल्बम ले लिया। वो एक मध्यम आकार का किला था जिसके चारों ओर परकोटा बना था। दीवारों पर रंग रोगन न होने से वो बदरंग सी हो गई थी, मगर किला मजबूत था। उसके पीछे से एक छोटी पहाड़ी नदी बहती दिखाई दे रही थी और आसपास का क्षेत्र वीरान जंगल जैसा दिख रहा था। तस्वीरों को देखकर उन्होंने अंकल से किले का किस्सा सुनाने को कहा। अंकल ने सुनाना शुरू किया। मेरा इस शहर में ट्रांसफ़र मेरी नौकरी के अंतिम सालों में हुआ था। मैं उससे लगभग 8-9 साल पहले इस किले के बारे में कहीं से सुनकर ये किला देखने आया था। तभी मैंने ये तस्वीरें खींची थी। उन दिनों सबलगढ़ बहुत छोटी जगह होती थी। यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं था। सिर्फ एक बस आती थी जो दिन भर में 2 फेरे लगाती थी। एक सुबह 10 बजे पहुँचकर 11 बजे लौटती थी और दोबारा शाम 6 बजे पहुंचकर 7 बजे रवाना होती थी। मैं सुबह 10 बजे पहुंचा और बस स्टैंड पर बनी छोटी सी दुकान में चाय पीते हुए चाय वाले से किले के बारे में पूछा तो उसने आश्चर्य से मुझे देखते हुए पूछा, आप यहाँ किला देखने आए हैं? अरे साहब, वो तो जंगल में है और वहाँ साधारणतः कोई नहीं जाता। हाँ, कभी कभार आप जैसे कोई कोई शौकीन आ जाते हैं तो उन्हें यहाँ का इकलौता ऑटो वाला रमू ही घुमा लाता है किले तक। आप कहो तो मैं उसको बुला दूँ, आपको भी किला घुमा कर ले आएगा। और हाँ बाबूजी, यहाँ आपको और कहीं खाना नहीं मिलेगा। आप कहो तो आपके लिए खाना तैयार रखूँ, जब आप लौटोगे तो खा लीजिएगा। मैंने हामी भर दी।
उसने पास ही एक छोटे लड़के से कहा, जा रे रम्मू को बुला, शहर से किला देखने बाबूजी आए हैं। लड़का उसे बुलाने चला गया। मैंने चाय वाले से कुछ बिस्कुट और नमकीन के पैकेट लिए और पानी का अपना केन भर लिया, क्योंकि उन दिनों बोतल बंद पानी बिकना शुरू नहीं हुआ था। तभी ऑटो की आवाज़ आई और एक ऑटो आकर रुका। उसमें से एक नौजवान उतरा। उसने मुझसे नमस्ते कहा। मैंने बोला, भाई रम्मू, मुझे किला देखना है। तो वो मुस्कुरा कर बोला, चलिए बाबूजी, मैं ले चलता हूँ। मैंने कहा, जाने से पहले हम लोग एक एक चाय पी ले तो कैसा रहे। उसने उत्साह से हामी भरी और चाय वाले से बोला, अरे मंगल भैया, 2 बढ़िया कड़क चाय बनाओ। तो मैं बोला, नहीं मंगल भाई, 2 नहीं 3 बनाओ, हम सभी लोग, मतलब आप भी हमारे साथ चाय पियो। चाय वाला इस सम्मान से खुश हो गया। उसने 3 गिलास बहुत अच्छी तरह धोकर स्पेशल चाय बनाई और हम तीनों ने चाय पी। चाय पीते हुए मैंने उन दोनों से आत्मीयता बढ़ा ली। चाय वाला बोला, बाबूजी आप घूम कर आओ, मैं आपके लिए बढ़िया खाना बना कर रखता हूँ। तो चलने से पहले मैंने चाय वाले से कहा, अपने तीनों के लिए खाना बनाना, सब मिलकर एक साथ खाएंगे। बस इतने में वो दोनों ही मेरे प्रति कृतज्ञता से भर उठे, क्योंकि शायद आज तक उन्हें किसी ने इतना मान नहीं दिया था। अंकल इतनी बात बताकर रुके। उन्होंने साथ लाई बोतल से पानी पिया और कहने लगे, मैं ऑटो में सवार होकर रवाना हुआ तो रास्ते में रम्मू ने मुझे किले के बारे में बताते हुए चलने लगा। उसने बताया कि पहले तो किले को देखने बहुत लोग आते थे, मगर अचानक कुछ साल पहले किले के पास एक लाश मिलने से लोगों में दहशत भर गई थी और फिर किले के आसपास अचानक खूंखार जानवरों की आवाज़ें आने लगी थी। कुछ लोगों ने रात के समय उस जगह जानवरों की हलचल भी महसूस की थी। सो अब किले को देखने आने वालों की संख्या नगण्य सी हो गई है और जो आते भी हैं वो दिन ही में घूमकर लौट जाते हैं। लगभग 2 घंटे बाद हम किले के प्रवेश द्वार तक पहुँचे। रम्मू ने ऑटो किनारे लगाया और मेरे पास आ गया। उसने ऑटो से खाने पीने की सारे सामान को अपने हाथ में उठा रखा था। आकर उसने कहा, देखा आपने, बिल्कुल सुनसान है जगह, बस हम 2 ही हैं यहाँ, आइए अंदर चलते हैं। हम किले के प्रवेश द्वार के अंदर घुसे। सामने एक बड़ा सा झाड़ी झंखाड़ियों से भरा जंगल सा दिखाई दे रहा था। रम्मू बोला, आज यह जगह उजाड़ है, मगर देखकर साफ समझ आता है कि कभी यहाँ बहुत बड़ा बगीचा रहा होगा। उस जंगल के बीच एक हल्की पगडंडी सी नज़र आ रही थी। रम्मू उस ओर जाते हुए बोला, आइए बाबूजी, इसी रास्ते से हम किले तक पहुँचेंगे। पगडंडी लगभग 200 मीटर लंबी थी, थोड़ा घुमावदार और छोटी छोटी झाड़ियों से भरी थी। रम्मू बोला, बाबूजी संभाल कर चलिए, इन झाड़ियों के बीच किमाच के पौधे भी हैं। किमाच अगर शरीर में छू जाए तो खुजलाहट के मारे आदमी परेशान हो जाता है। हम लोग किले के सामने मुख्य दरवाजे तक पहुँचे। दरवाज़ा आज भी मजबूत था। वो लगभग 1 फुट मोटा सागौन की अनगढ़ सी पटियाओं को करीने से जोड़कर लोहे की लगभग 1-1.5 फुट लंबी मोटी कीलों से बना था। दरवाज़ा खुला था और लगता था सालों से बंद नहीं हुआ है। किले के अंदर से एक अजीब सी गंध हवा के साथ आ रही थी, जैसी अक्सर काफ़ी दिनों से उपयोग में न किए जाने वाले स्थान से आती है। हम दोनों किले के अंदर की ओर बढ़े। वो एक लगभग 15 फुट चौड़ा गलियारा था जो किले के भीतर की ओर लगभग 50 फुट अंदर तक गया था। उसके अंत में एक खुली जगह दिखाई दे रही थी। हम वहाँ तक पहुँचे तो मैंने देखा किले की बनावट अंदर से गोलाकार थी, अर्थात उस खुले दरवाजे के चारों ओर गोलाई में कमरे बने हुए थे। मैं उत्सुकता से अपने बाईं ओर बने हिस्से की ओर बढ़ा तो रम्मू की नज़र मुझ पर पड़ी और वो ज़ोर से बोला, बाबूजी उस ओर मत जाइए। मैं अवाक सा उसकी आवाज़ सुनकर रुक पड़ा और उसकी ओर प्रश्नवाचक निगाहों से देखा तो वह बोला। इस कहानी का शेष भाग लेकर मैं जल्द ही वापस आऊँगी दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार।